तो हमने अभी अभी देखा कि देखिए ये बहादुर शाह जफ़र और नाना साहेब जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता चला गया और छावनियों में अफसरों की पिटाई होने लगी। किसके द्वारा? सैनिकों द्वारा। फिर ये देखिए बगावत फैलने लगी। किस प्रकार फैलने लग गई, क्या हो गया? जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में ही कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, देखिए अब ये विद्रोह हर रेजिमेंट में, अर्थात जहाँ जहाँ रेजिमेंट तैयार किए गए थे, कहाँ? वो भी रियासतों में तैनात किए जाते थे। तो हर जो भी रियासत थी, जैसे जैसे इस खबर की मतलब इस जो विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्व जब बहादुर शाह जफ़र को चुना गया और ऐसे विभिन्न प्रकार की खबरें फैली, तो धीरे धीरे विद्रोह बढ़ने लगा और रेजिडेंट के जो सिपाही थे उनके प्रति लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहला था दिल्ली, इसके बाद कानपुर और लखनऊ जैसे कुछ मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखरेख कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं अब क्या किया इन्होंने? स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। जो प्राचीन समय में जैसे जमींदार थे, जो उन्हें किसान ज़मीन देकर वे किसानों से खेती की कराया करते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी किसान को मिलता था। इसी प्रकार जो स्थानीय जो नेताएं होते थे और जो मुखिया वगैरह होते थे, तो इन सबको जो आम किसान थे, इन लोगों ने इन सबको नेता बनाया और इनके अनुयायी बने और इनके पीछे पीछे चलने लगे। अर्थात इनका नेतृत्व जमींदारों, मुखियाओं और स्थानीय नेताओं ने संभाला और किया। ये लोग जो सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत जो गवर्नर है, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वीरजीस कंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे विद्रोह बढ़ा, हमने देखा कि जो नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए पुत्र जो थे, उन्होंने प्रारंभ में अनुरोध किया था कि उनको उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी जो पेंशन उन्हें दी जा रही थी, वे नाना साहेब को प्रदान हो, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार जैसे ये विद्रोह फैला, तो वे इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए और उन्होंने खुलकर विद्रोह किया और बहुत सी जो सैनिक टुकड़ी थी ब्रिटिशर्स की, उसे मार भगाया और बहुत दूर तक उन्हें भगा दिया। इसके पश्चात बहुत से जो लखनऊ में जो गवर्नर जनरल बैठे हुए थे, उनकी गद्दी से हटा दिया और जो रेजिडेंट वगैरह थे और वहाँ के जो नवाब वाजिद अली के बेटे विरजिन्स
कंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। ऐसे जैसे ये उथल पुथल आरंभ हुआ तो इसमें और जो भारतीय साधारण और जो रजवाड़े वगैरह थे वे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अपने रूप से उन्होंने करनी प्रारंभ करी। अभी इसी क्रम में देखिए विरजिस कंद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। देखिए उधर नाना साहिब ने भी अपना बादशाह बहादुर शाह जफर को माना और विरजिस जो कंद्र जो लखनऊ के नवाब जो थे इन्होंने भी बाद में क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। और जो उनकी माँ थी बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इनकी जो बेगम हजरत महल इनकी जो माताश्री थी उन्होंने भी विद्रोह को भड़काने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। और इधर देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह ही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने नाना साहेब के जो सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी और मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी वंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो अब देखिए जैसे जैसे अब जो रियासत थी जो इनके अधीन थी, धीरे धीरे जो रियासत जो थी वे उनमें भी विद्रोह फैला और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में देखिए झांसी में तात्या टोपे के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे बिहार के भी कुछ प्रताप करके एक राजकुमार थे, उन्होंने भी इस विद्रोह में सहयोग प्रदान किया था। इसके पश्चात राजगढ़ की जो रानी थी बाई लोधी, अवंतीबाई लोधी, इन्होंने भी 4000 सैनिकों के साथ उनके खिलाफ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा और विद्रोही टुकड़ों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। बहुत अधिक ऐसे व्यक्ति थे जैसे जो ब्रिटिशर्स थे और वे अपने परिवार के साथ भारत में रहा करते थे। तो उसमें जो भारतीय जनता थी इतने गुस्से में थी कि जो अंग्रेज़ जो थे जो सैनिक पदों पर काम करते थे उनके तो मतलब कई की तो जान ले ली गई और बहुत बुरा हाल हुआ और कईयों का इतना बुरा हाल हुआ कि उनके वो परिवार समेत रहते थे, जैसे स्त्रियां भी रहती थी और बच्चे भी रहते थे, तो उनका बहुत अधिक मतलब अपमान किया। फिर इसके पश्चात बहुत अधिक उनका भी मतलब इन्होंने बहुत घोर विरोध किया और उनके परिवारों को भारतीय लोगों के सामने मतलब आगे चलकर उनको ऐसी मजबूरी देखने को मिली कि उन्होंने जाके भारतीय लोगों के यहाँ से शरण ली परिवारों में जाके। तो 1857 का विद्रोह बहुत भयावह था। अब देखिए और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई और इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। ख़ास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी और 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल
टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उनके अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया गया था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो जब ये पत्र गया और फिर इसके पश्चात उन्होंने ऐसी स्थिति बताई, फिर वहाँ से बहुत अधिक संख्या में ब्रिटिश सैनिक आते हैं, बहुत अधिक संख्या में, और फिर बाद में बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरी तरीके से इस विद्रोह को कुचला जाता है। देखिए ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा वीर कुंवर सिंह ये बिहार के ही थे और ये राजकुमार थे। इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में सहयोग प्रदान किया था। अब इसके पश्चात इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए अब देखिए विभिन्न प्रकार के नेता जो नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ वह भी अंग्रेज़ों से लड़ने लगे। लखनऊ जा पहुँचे। इन्होंने फैजाबाद से लड़ते लड़ते ये लखनऊ चले गए। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। और दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करते हुए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। और देखिए दिल्ली में इधर कहाँ गया, लखनऊ पहुँचे, अर्थात देखिए लखनऊ भी शामिल था, फैजाबाद भी शामिल था, दिल्ली भी शामिल था। और इसके अलावा देखिए बरेली के सिपाही बख्त खान के लड़कों की एक विशाल जो टुकड़ी थी उसके साथ दिल्ली की ओर कूच किए। ये फिर से दिल्ली की ओर, अर्थात दिल्ली में और अधिक जो सैनिक हैं भिन्न भिन्न राज्यों से आके यहाँ पे आके एकत्रित होते जा रहे हैं। वह इस बगावत में एक मुख्य जो व्यक्ति साबित हुए बिहार के, ये देखिए बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह ही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों में नेताओं और जो लड़के इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ये देखिए ये चित्र जो है, ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करते हुए, ये जो ये ब्रिटिश टुकड़ियाँ हैं और अब जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सीलगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। ये जो ये नाव में जो बैठ के आ रहे हैं ये सामान्य सैनिक हैं और जो विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं ये ब्रिटिशर्स टुकड़ियां हैं। तो इस प्रकार विद्रोह भड़का और कई जो नेता हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों से उभर कर सामने आए। ये देखिए ये जो चित्र बना हुआ है ये है चित्र 12। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए। देखिए मेरठ के भी हैं और वहाँ फिर इसके बाद फैजाबाद के थे और भिन्न स्थानों से जो थे सिपाही वे एकत्र हो रहे थे। कहाँ? दिल्ली में। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किले बंदी को तोड़ना तो मुश्किल हुआ। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोला आदि पहुंचाए गए। ये जो गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। तो
जब 1857 का विद्रोह भड़का और इतनी अधिक हिंसा हुई तो इन्हें गोले और बारूद ब्रिटिश सरकार की ओर से भेजे गए इसे विद्रोह से निपटने के लिए। कंपनी का पलटवार, अब देखिए अब इनका पलटवार बहुत अधिक खूंखार और बहुत हिंसादायक होता है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी जो मंगवाए। इन्होंने अब देखिए क्या क्या कार्य करना आरंभ किया। इन्होंने पलटवार में इंग्लैंड से इन्होंने फौजी मंगवाए। देखिए इंग्लैंड के, भारतीय नहीं इंग्लैंड के, ठीक है। इसके साथ ही साथ विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए। देखिए कानून भी बना दिए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोला। मुख्य केंद्र क्या था? दिल्ली था मुख्य केंद्र। सब दिल्ली आ रहे थे ना, क्योंकि उधर नाना साहेब ने भी ये घोषित कर दिया था कि मैं जो बादशाह हैं मैं उनका अनुयायी हूँ। फिर इसके साथ ही साथ भिन्न स्थानों पर हमने देखा कि जो अपने हाथों में सत्ता लेते जा रहे थे वे अपना जो राजा किसे घोषित कर रहे थे, जो मतलब बादशाह जो उसकी अपने मतलब उनको अपना राजा मान रहे थे और खुद को उनकी अधीन कार्य करने वाले मान रहे थे। तो ये सब धीरे धीरे अब देखिए केंद्र पर इकट्ठा हो रहे थे, जो अब ब्रिटिशर्स जो कार्य कर रहे थे। अब देखिए और सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अब दिल्ली पर इनका कब्जा अधिक होने लग गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। किसे? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे और बहुत वृद्ध थे, बहुत बूढ़े थे। तो अब इन पर मुकदमा भी चलाया गया और इन्हें आजीवन कारावास में ही बिताना होगा। अब ये आगे अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसके साथ ही साथ उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर जो कि एक वृद्ध थे, इन्हीं के सामने इनके बेटे को गोली मार के उनकी मृत्यु कर दी। इसके साथ ही साथ बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल, बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो अब क्या हुआ? अब इन्हें तभी जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में ही भेज दिया और वो उनकी मृत्यु वहीं हो गई थी। और हालांकि इनकी मृत्यु 1857 के एक वर्ष पश्चात अर्थात 1858 में ही हो गई थी और साथ में इनकी पत्नी भी थी। तो इनका जो अंतिम संस्कार वहीं हुआ था। सॉरी 1857 में नहीं, 58 में नहीं, 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो साथ ही साथ दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत के विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी और मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जों में चला गया। 1857 में दिल्ली आ गया था और इसके एक वर्ष पश्चात 58 में लखनऊ इनके कब्जे में आ गया। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षत हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ और खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने
आपको अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। और दरअसल जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में मारी गई, लेकिन वो मतलब बहुत साहस के साथ लड़ी। उनके साथ लॉर्ड डलहौजी और कई प्रकार के गवर्नर जनरलों के साथ इनका युद्ध हुआ। और अंत में जो गवर्नर जनरल थे जिनके साथ इनका युद्ध हुआ, तो उन्होंने इनकी मतलब बोला कि मतलब उनकी बहुत साहस की बहुत सराहना की। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को मार लिया था, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि किसी विदेशी के हाथों उनकी मृत्यु हो। और ठीक इसी के ऐसा ही अवंतीबाई जो कि एक रानी थी रियासत की, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये सब और साथ ही साथ जो तात्या टोपे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे, मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। इन्होंने छापामार युद्ध चलाया। ये देखिए तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट भी मंगल पांडे के उसमें भी देखा गया था। और तात्या टोपे इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मतलब सहयोग प्रदान किया। और एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह इन्होंने कई काम किए। और इनके बारे में कई इतिहासकारों का कहना ये है कि इन्होंने सबसे मतलब हर प्रकार से इन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह मतलब विरोध किया। और कभी युद्ध के माध्यम से, कभी बगावत के माध्यम से, और अंत में इन्हें पकड़कर कई लोगों का मानना है कि इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और कईयों का मानना है कि ये अंग्रेज़ों के हाथ ही नहीं लगे और ये जंगल में यूं ही भटकते अपना जीवन यापन करते रहे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई। हालांकि बहुत सी बातें हैं, हम अपने क्रम में वापस चलते हैं। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनकी परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्हें किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद जो सैकड़ों सिपाही, विद्रोही, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो प्रारंभ में 1857 का विद्रोह काफ़ी बड़े तौर पर आरंभ हुआ और उठा, लेकिन जब जो ब्रिटिशर्स थे उनका पलटवार हुआ तो उसमें बहुत से व्यक्ति बहुत से व्यक्ति मृत्यु के घाट उतारे गए, बहुत से लोगों को फांसी दी गई और कई लोगों को प्रलोभन दिया गया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए और उनकी जो ताकत है, उनकी जो सत्ता है समाज में उसी प्रकार बनी रहेगी जिस प्रकार पहले ही थी। ये देखिए इस चित्र के माध्यम से बताया गया है अंग्रेज जो हैं उनकी टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट से बारूद से उड़ा देती है। दिल्ली में जब घुस रहे थे जो भारतीय सैनिक थे, जब 1857 का विद्रोह था तो उनके प्रवेश को रोकने के लिए बारूद से वे
हमला कर रहे थे। और इसके पश्चात ये देखिए अंग्रेजी टुकड़ियाँ जो कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, अगर ये जो तस्वीरें हैं जैसे अंग्रेज़ों द्वारा बनवाई गई हैं, तो ये उन्हीं का वर्चस्व दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्या होगा और उससे उनकी प्रभुसत्ता का मतलब आभास होता है, उनकी ताकत का। देखिए विद्रोह के बाद के साल अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। लेकिन क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे 1857 के पश्चात समाप्त कर दिया गया। लेकिन और जो गवर्नर जनरल थे उसकी जगह दूसरा एक पद नियुक्त कर दिया गया। लेकिन ये सब कहने की बात है, अभी भी उनका जो शासन था, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी वे सब समाप्त कर दी गई थी, लेकिन वे किसी और नियम के माध्यम से उसे मतलब समाज में लाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये सब जो भी भिन्न प्रकार की बातें सामने आती हैं वो इस प्रकार आती है निकल के, क्योंकि उससे क्या होता है, जो सामाजिक भय है वे थोड़ा कम हो जाता है और सामाजिक दबाव कम हो जाता है। तो देखिए अब दोबारा इन्होंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अब जो ब्रिटिश की महारानी थी उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किया वे निम्नलिखित थे। सर्वप्रथम देखिए इसने क्या बदलाव किया। जो ब्रिटिश संसद ने 1858 में 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया। पहले जो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त थे और जो उनका प्रयोग गवर्नर जनरल प्रयोग किया करते थे, अब उसे समाप्त करके उसका जो भी उनकी जो शक्तियाँ थी वे सीधा ब्रिटिश शासन को दे दी। और जिसका जो संरक्षण और नियम जो भी उसकी जो व्यवस्था जो देखता था कौन, वहाँ की महारानी देखती थी और वहाँ के राजा। तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया समस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार एवं शक्तियाँ तथा भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से जो संभाला जा सके। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसके एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिससे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो क्या हुआ, अब इन्होंने एक मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। वे विभिन्न प्रकार की सलाह और मशवरा देगा और साथ ही साथ इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया इंडियन काउंसिल कहा जाता था। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक जो सदस्य था जिसे मंत्री बनाया गया था उसे ही इंडियन काउंसिल कहा गया। और साथ ही साथ भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल जो पहले नियुक्त हुआ करते थे अब उनकी जगह वायसराय को नियुक्त कर दिया। ये
जो जनता है उससे उनके अंदर जो असंतोष है उसे समाप्त करने के लिए ये व्यवस्था की गई। हालांकि ये जो व्यवस्थाएं ठीक उसी प्रकार से चलती रही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में चल रही थी। तो गवर्नर जनरल का पद जो है वो वायसराय का ओहदा कर दिया गया। लेकिन पद व्यक्ति तो है ही एक कोई ना कोई शासन चलाने के लिए, एक रूप से ये देखा जाए, और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी तथा निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जो जमींदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। अब भारत की जो भी जमींदारी थी वे सीधे अपने हाथ में ले ली। और देखिए दूसरा क्या है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी वे भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अब इन्हें याद आ गया कि हमने ऐसा भी किया था, तो अब उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर अब उन्होंने अपनी जो रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई। हालांकि आरंभ में दत्तक पुत्रों को जो पुश्तैनी अधिकार थे वे देने की मान्यता नहीं थी, लेकिन अब वह भी प्रदान कर दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तो अब इन्होंने कुछ रियायतें प्रदान करी, जैसे दत्तक पुत्र को मान्यता प्रदान कर दी, और साथ ही साथ भारतीय जो किसान थे और जो व्यक्ति थे उनसे अनुरोध किया गया कि जो भी महारानी हैं इंग्लैंड की उन्हें अपना स्वामी माने, स्वीकार करे, और ब्रिटिश जो भारतीय शासक है उनको ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट उन्हें प्रदान कर दी गई। और साथ ही साथ सैनिकों में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाही को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा जो सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो अब भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई, अंग्रेज़ों की अधिक बढ़ा दी गई, और साथ ही साथ जो भी अवध के और जो बिहार के, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाही भर्ती होंगे वे गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा जो सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ आगे ही जो चौथा नियम लागू किया गया, मुसलमानों की जो ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी उन्हें संदेह एवं शत्रु के रूप में देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तो अभी उन्हें लग रहा था कि जो ये जमींदार हैं, जो अधिपति हैं, भूमि के जो अधिग्रहणकर्ता हैं, जो अधिक मात्रा में हैं, वे मानते थे कि इनके द्वारा विद्रोह खड़ा किया गया है। और पांचवा जो नियम इनका, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। पहले इन्होंने अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया था और संपत्ति के बहुत सारे कानून लाए थे समाज में। लेकिन क्या हुआ, अब इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनका ऐसा मानना था कि वे जिस प्रकार हैं हम उनको उसी प्रकार स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। अर्थात जो भूस्वामी थे और जो जमींदार थे उनको बनाए रखने के लिए और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए भिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई।
और साथ ही साथ ये देखिए 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण रूप सामने आया। ये देखिए उत्तर भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र क्या था। प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में अधिकांशतः ही अधिक विद्रोह देखने को मिला 1857 का। हालांकि दक्षिण भारत में विद्रोह था, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य थे जिसमें 1857 का विद्रोह अछूता रहा। उनके एक एक किसान को या फिर एक एक साधारण लोगों को इन विद्रोह के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मुख्य केंद्र ये देखिए क्या था। मेरठ था, दिल्ली सबसे सर्वप्रथम था, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, बरेली हो गया, सीतापुर हो गया, गोंड, बहराइच। इसके अलावा ये देखिए जालंधर, फल्लौर, लाहौर, फिरोजपुर, सियालकोट, नसीराबाद, नीमच, महू, सागर, जबलपुर। ये जबलपुर उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। देखिए ये दीनापुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सब यूपी के ही राज्य हैं। नगौड़, नौगंग, गोंड, सुल्तानपुर, तो ये सब उत्तर भारत के केंद्र रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे। तो अब मिलते हैं हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में। और हाँ, मैं ये बता दूँ जैसे कि ये 8th क्लास की जो हिस्ट्री है वे उसकी जो बुक है 2 पार्ट में डिवाइड है। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू होगा 8th क्लास का। ये सेकंड पार्ट की जो बुक है वे फर्स्ट पार्ट की कंप्लीट हो गई। जो सेकंड पार्ट की बुक है अब वो हमारी कल से शुरू होगी। चलिए ओके, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।